आज सोशल इशूज पर हमारा 7th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एट 2012, जिसको हम लोग शॉर्ट में पोक्सो एक्ट भी कहते हैं। पोक्सो एक्ट 2012 जिसका इनेक्टमेंट हुआ था 19 जून 2012 को और इन्फोर्समेंट हुआ था 14 नवंबर 2012, जिस दिन चिल्ड्रंस डे हम लोग मनाते हैं। ये एक्ट चिल्ड्रंस को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए है, इसीलिए इसका इन्फोर्समेंट चिल्ड्रंस डे के दिन किया गया था। ओके, एक्ट नंबर 32 इसी दिन 14 नवंबर 2012 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोक्सो रूल्स 2012 दिए थे। ओके, इस चीज को याद रखिएगा कि एक्ट को इन्फोर्स और इंप्लीमेंट कौन करता है? पार्लियामेंट। लेकिन ये जो रूल्स थे वो किसने दिए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये रूल्स जो हैं वो किस दिन इंप्लीमेंट हुए थे? 14 नवंबर 2012 को। इन रूल्स में जो रूल्स दिए थे इनमें 7 रूल्स थे। अभी हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स दिए थे वो किस शक्ति के आधार पर, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर कहां से आई कि वो पोक्सो एक्ट पर रूल्स दे सके। ओके, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि इसी एक्ट का सेक्शन 45 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी रूल्स कभी भी दे सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रंस। ओके, इसी के बाद इसी सेक्शन के इसी जो पावर है इसी को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से रूल्स दिए, पोक्सो रूल्स 2020। ओके, ये रूल्स इन्फोर्स हुए थे 9 मार्च 2020 को। 9 मार्च 2020 इसमें 13 रूल्स थे और 2 फॉर्म्स थे। इसका जो फॉर्म ए था उसमें राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में बताया गया था। इसका जो फॉर्म बी था उसमें कुछ ड्यूटीज के बारे में बताया गया था, जो प्रोसीजरल पार्ट है। ओके, इसका जो रूल नंबर 13 था वो ये कहता था कि इससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल दिया था पोक्सो रूल 2012 उसको रिपील किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि जो पोक्सो रूल था 2012 उसको किस रूल से रिपील किया गया? तो रूल नंबर 13 से। किसके? पोक्सो रूल 2020 के रूल नंबर 13 से पोक्सो रूल 2012 को रिपील किया गया। ओके, तो आइए हम लोग अब एक्ट के अंदर चलते हैं। आप सभी लोग समझते होंगे कि इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। इन 3 चीजों से चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना ही इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। ओके, सेक्शन 2, हर एक्ट की सेक्शन 2 ज्यादातर डेफिनेशन क्लॉज ही होती है, तो सेक्शन 2 इसकी भी डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज आई सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है। ओके, सेक्सुअल असॉल्ट वैसे तो इसी एक्ट के सेक्शन 7 में डिफाइंड है। ये एक शॉर्टकट देता है कि सेक्शन 7 में जो कुछ भी डिफाइन है वो सेक्सुअल असॉल्ट होगा। ओके, सेक्सुअल असॉल्ट में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है या मेक्स द चाइल्ड टू टच द प्राइवेट पार्ट्स, ओके, विथ सेक्सुअल इंटेंट। इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि इंटेंशन उसका सेक्सुअल इंटेंट होना ही चाहिए। इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, तो उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। ओके, इसका सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ आपको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। जब सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेशन के साथ होगा तो उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। ओके, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए आपको एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन देता है। ओके, एक वर्ड आपका और ऐड हो गया, एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड वर्ड का सीधा आप मतलब ये समझ सकते हैं कि जब भी सेक्सुअल असॉल्ट किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जिसके आप संरक्षण में हैं, जिसकी आप गार्जियनशिप में हैं, संरक्षक हैं, अगर संरक्षक के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया जाएगा तो वहां गंभीर अपराध होता है और गंभीर अपराध को ही एग्रीवेटेड के रूप में दर्शाया गया है। ओके,
अभी मैं आपसे बात करूंगा कि एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, किन व्यक्तियों के द्वारा अगर किया जाएगा तो एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। जैसे कि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा यदि सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो एग्रीवेटिव में आएगा। किसी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर के द्वारा किया जाएगा तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर किया जाएगा तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम या ऑब्जर्वेशन होम के मैनेजर या स्टाफ के द्वारा यह सेक्सुअल असॉल्ट किया जाएगा तो एग्रीवेटिव फॉर्म में आएगा। यदि किसी हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा अगर किया जाएगा तो सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड माना जाएगा। हॉस्पिटल चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रिलीजियस इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के द्वारा या स्टाफ के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया जाएगा तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि किसी गैंग के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया जाएगा तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि सेक्सुअल असॉल्ट डेडली वेपन, फायर, हीटेड सब्सटेंस या कोर्सिव सब्सटेंस के साथ किया जाएगा तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि सेक्सुअल असॉल्ट से ग्रेवियस हर्ट होगी या बॉडली हार्म, इंजरी और इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन होगी तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। सीधी बात, एग्रीवेटेड फॉर्म असॉल्ट का गंभीर अपराध माना जाएगा। ओके, और भी आगे के पॉइंट्स हैं। यदि उस अपराध से चाइल्ड के मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। यदि चाइल्ड 12 वर्ष से कम आयु का है और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट एक बार से ज्यादा किया जाता है तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि सेक्सुअल असॉल्ट किसी ब्लड रिलेशन, एडॉप्शन, मैरिज और गार्जियनशिप या फॉस्टर केयर रिलेशन के अंतर्गत किया जाएगा तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि सेक्सुअल असॉल्ट किसी ऑनर, मैनेजर, स्टाफ या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो चाइल्ड को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा किया जाएगा तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। या ट्रस्टी के द्वारा किया जाएगा तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। यदि सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर होता है चाइल्ड का, ओके, तो भी ये एग्रीवेटेड फॉर्म में ही आएगा। ठीक, या जो एक्यूज्ड है वो एक बार से ज्यादा कन्विक्टेड हो चुका है, उसने सेकेंड टाइम ये किया है या उसके बाद किया है तो भी ये एग्रीवेटेड फॉर्म में ही माना जाएगा। ओके, सेक्शन 2D इसमें चाइल्ड को डिफाइन करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइल्ड का मतलब 18 ईयर्स से कम आयु के चाइल्ड यहां पर माने जाएंगे। सेक्शन 2DA चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको ऐड किया गया था 2019 से, अमेंडमेंट एक्ट 2019 से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऐड कर दिया गया। यदि पोर्नोग्राफी में चाइल्ड का यूज किया जाएगा तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी आएगी। 2E डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। आप सभी लोग डीवी एक्ट में डोमेस्टिक रिलेशनशिप देख चुके हैं, उसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप को यहां डिफाइन किया गया है। 2J सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, यदि कोई भी वर्ड, किसी भी तरीके के वर्ड को बोलता है चाइल्ड के लिए, या कोई भी साउंड निकालता है या किसी भी गेस्चर को दिखाता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। मेक्स द चाइल्ड एग्जिट हिज बॉडी, चाइल्ड को फोर्स करता है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट चाइल्ड को दिखाता है सच एज पोर्नोग्राफी पर्पस से तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। ओके, यहां तक कि अगर चाइल्ड को वो स्टॉकिंग भी करता है तो भी सोशल मीडिया के द्वारा तो भी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आएगा। ओके, शेयर्ड हाउसहोल्ड हम लोग इसको डीबी एक्ट में देख चुके हैं, यहां पर 2K में डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो आपसे इतने एरिया में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट कहां पर डिफाइन है, सेक्शन 8 में। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 10 में पनिश है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 4 में पनिश है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 6 में पनिश है और सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्शन 12 में पनिश है। ओके, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस सेक्शन 14 में पनिश है और स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल सेक्शन 15 में पनिश है। ओके, ये धाराएं हैं आपकी जहां पर पनिशमेंट दिए गए हैं।
सेक्शन 4 जो पनिशमेंट प्रोवाइड करती है, मैंने आपको बताया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन है, सेक्शन 4 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट है जो कि 7 साल से कम नहीं होगा, ओके, प्लस फाइन, 7 इयर्स प्लस फाइन। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी असॉल्ट किए जा रहे हो, चाहे वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो या सेक्सुअल असॉल्ट हो या एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, इन सभी में जो फाइन है वो प्लस के फॉर्म में है, ऑब्लिक के फॉर्म में नहीं है। फाइन लगेगा ही लगेगा साथ में, ओके। सेक्शन 6 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीवेटेड वर्ड का मतलब गंभीर, इसका मतलब इसकी सजा भी ज्यादा होगी और सजा होगी 10 साल से कम नहीं होगी, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, ओके, प्लस फाइन। सेक्शन 8 आपको बताता है सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन, सॉरी पनिशमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट को सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट सेक्शन 8 में दिया गया है। इसका पनिशमेंट कितना होगा? 3 साल से कम नहीं होगा, ओके, जो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस फाइन, ओके। तो सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट 3 साल, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट 5 से 7 साल और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट 10 साल या लाइफ इंप्रिजनमेंट, ओके। गंभीरता के हिसाब से पनिशमेंट भी बढ़ रहा है। सेक्शन 11 में सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइन किया गया है और सेक्शन 12 में उस हैरेसमेंट का पनिशमेंट दिया गया है, जो कि हो सकता है 3 साल तक प्लस फाइन, ओके। 14 आपको बताता है कि पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड एज फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, ओके। तो यदि चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी? यदि ऑफेंस पहली बार किया जा रहा है तो इसकी पनिशमेंट होगी 5 ईयर प्लस फाइन। यदि ऑफेंस सेकेंड टाइम किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है अगर, तो इसकी पनिशमेंट होगी 7 ईयर प्लस फाइन। बट यदि सेक्शन 14 के साथ साथ, मतलब चाइल्ड को पोर्नोग्राफी पर्पस से यूज करने के साथ साथ यदि सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9, इन चारों सेक्शंस को भी अप्लाई किया जा रहा है, मतलब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, तो उसकी सजा सेक्शन 14 में जो सजा दी गई है प्लस इन अपराधों की जो सजा होगी, उन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, ओके। सेक्शन 15 मैंने आपको बताया कि स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पनिश करता है। कितना पनिशमेंट है? 3 साल तक की सजा या फाइन या बोथ, ओके। इसको याद रखिएगा, अभी तक मैंने आपको जितना भी ऑफेंस बताए उनमें प्लस फाइन था, बट स्टोरेज में 3 इयर्स या फाइन या बोथ, ओके। सेक्शन 17 आपको अबेटमेंट की सजा देता है। यदि आप इन ऑफेंसेस का अबेटमेंट करेंगे तो भी आपको सजा दी जाएगी, और सजा कैसी दी जाएगी? जैसे वो ऑफेंस स्वयं आपने किया हो, ओके। अबेटर को भी यहां ऑफेंडर की ही सजा दी जा रही है, बट आईपीसी से इसमें एक ही डिफरेंस है। आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा होगा कि आपने अबेटमेंट कर दिया, उसके फर्दरेंस में अगर एक्ट नहीं भी किया जा रहा है तो भी आप पनिशेबल होंगे, बट पोक्सो में ऐसा नहीं है। पोक्सो में आपके अबेटमेंट के फर्दरेंस में एक्ट होना चाहिए, अगर एक्ट नहीं होगा तो आप पनिशेबल नहीं होंगे। सेक्शन 18 इस ऑफेंस का अटेम्प्ट दिखाता है। अटेम्प्ट में क्या सजा होगी? जो भी उस ऑफेंस की सजा है उसका 1/2, ओके। मैंने आपको बताया कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, तो इसकी सजा कितनी होगी? 2 मींस हम लाइफ इंप्रिजनमेंट को जब भी नापते हैं तो 20 इयर्स ही नापते हैं, और इसका 2 मतलब 10 ईयर। अब सॉरी, अटेम्प्ट के लिए 10 इयर्स की सजा हो सकती है। तो बात थी सब्सटेंसिव पार्ट की, अब हम लोग प्रोसीजरल पार्ट की बात करते हैं। तो सेक्शन 20 से पहले सेक्शन 19 हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन 19 कहता है कि रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस, यदि ऐसा कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए पुलिस ऑफिसर को, ओके।
तो रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस यदि नहीं किया जाता है तो सेक्शन 20 उसको भी ऑफेंस मानता है और उसमें भी उसको सजा देता है। सजा कितनी देता है? 6 महीने तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है उस पर्सन को जो इसकी रिपोर्ट नहीं करेगा। सेक्शन 22 आपको बताता है कि यदि कोई भी फॉल्स कंप्लेंट होती है, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेंट होती है, तो फॉल्स कंप्लेंट करने वाले को भी सजा मिलेगी और सजा होगी 6 मंथ्स, एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, और फाइन और विथ बोथ। लेकिन यदि कोई भी कंप्लेंट अगर चाइल्ड के अगेंस्ट होती है, चाइल्ड के अगेंस्ट ही कंप्लेंट होती है, चाइल्ड की, इसको समझिएगा, यदि कोई चाइल्ड ने ही चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किया है और ये फॉल्स कंप्लेंट है तो गंभीरता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो जिसने भी फॉल्स कंप्लेंट की है उसने ज्यादा गंभीर अपराध किया है, एक चाइल्ड पर ऑफेंस का इल्जाम लगाया है, तो उसको सजा है 1 ईयर, फाइन या बोथ। ओके, लेकिन एक चीज और है इसमें, यदि फॉल्स कंप्लेंट चाइल्ड के द्वारा ही की जाती है, यदि चाइल्ड ने ही खुद कंप्लेंट की है, फॉल्स होती है, तो उस चाइल्ड को कोई सजा नहीं दी जाती। ओके, सेक्शन 42 इसमें अल्टरनेट पनिशमेंट का प्रोविजन देता है। अल्टरनेट पनिशमेंट का मतलब होता है कि यदि कोई ऑफेंस आईपीसी से भी पनिश है और पोक्सो से भी पनिश है, ओके, तो किसका पनिशमेंट माना जाएगा? तो सेक्शन 42 ये कहता है कि यदि कोई अपराध आईपीसी में मान लीजिए किसी अपराध की 3 इयर्स पनिशमेंट है और पोक्सो में उसी अपराध की 5 ईयर पनिशमेंट है, तो पोक्सो को माना जाएगा। यदि आईपीसी में 7 ईयर है और पोक्सो में 5 ईयर है तो आईपीसी को माना जाएगा। मतलब जो पनिशमेंट हायर डिग्री का होगा उस पनिशमेंट को माना जाएगा। ओके, सेक्शन 19 रिपोर्टिंग में आपको बता चुका हूं। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, अब हम लोग बात करेंगे कि सेक्शन 24 आपको देता है कि चाइल्ड का स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करेगा। तो चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा एक वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगी, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होंगी। ओके, जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं होंगी, वो चाइल्ड का पनिशमेंट रिकॉर्ड करेंगी। कहां पर करेंगी? रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के रेसिडेंस पर। ओके, जो रिकॉर्ड करेंगी वो अपने यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगी। ओके, ये भी याद रखिएगा कि वुमेन पुलिस ऑफिसर चाइल्ड के रेसिडेंस पर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और वो यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जामिन द चाइल्ड, चाइल्ड को एग्जामिन करते समय एक्यूज्ड चाइल्ड के सामने नहीं आना चाहिए। ओके, किसी भी समय पर एक्यूज्ड को चाइल्ड के सामने नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इसी में है कि किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड को पुलिस स्टेशन में रात नहीं बिताने देनी चाहिए। ओके, ये सभी ड्यूटीज हैं और इन सभी को फॉलो करना ही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन है कि किसी भी स्थिति में चाइल्ड की प्राइवेसी, चाइल्ड का नाम मीडिया में नहीं आना चाहिए, पब्लिक मीडिया में चाइल्ड का नाम नहीं आना चाहिए। ओके, सेक्शन 25 इसमें यह कहता है कि सेक्शन 25 इसमें यह कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ओके, चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा? एज स्पोकन बाय द चाइल्ड, शब्द व शब्द, जैसे जैसे चाइल्ड बोलेगा मजिस्ट्रेट उसको शब्द बाय शब्द उसको नोट करेगा। ओके, नेक्स्ट है कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो चाइल्ड का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स रिकॉर्ड करेगा। ओके, यदि मजिस्ट्रेट नेसेसरी समझेगा, जरूरत समझेगा, तो वो असिस्टेंस ऑफ द इंटरप्रेटर की मदद भी लेगा। ओके, और कैसे रिकॉर्ड करेगा? जब भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड होगा ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में। ओके, ऑडियो में भी होगा और वीडियो में भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैसे? पहला, मजिस्ट्रेट शब्द बाई शब्द रिकॉर्ड करेगा, दूसरा ऑडियो में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और तीसरा वीडियो में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके,
मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्शन 27 प्रोविजन प्रोवाइड करता है मेडिकल एग्जामिनेशन का कि यदि चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की जो भी पेरेंट्स होंगे उनकी प्रेजेंस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। यदि पेरेंट्स भी नहीं है, गार्जियन भी नहीं है, तो एक वुमेन जो नॉमिनेटेड होगी बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसकी प्रेजेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। सेक्शन 28 कहते हैं कि जो पोक्सो के ऑफेंसेस होंगे उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उन स्पेशल कोर्ट्स की पावर कोर्ट ऑफ सेशन में जो पावर्स होती हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो पावर्स होती हैं वही पावर्स स्पेशल कोर्ट्स के पास होंगी। ओके, इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इन्हीं केसेस को डील करेंगे। ओके, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 7 ईयर्स का होना चाहिए एज एन एडवोकेट। ओके, तभी स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तभी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एडवोकेट जिसके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। ओके, सेक्शन 31 इसमें यह कहता है कि बाकी जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो सभी सीआरपीसी के फॉलो किए जाएंगे। सेक्शन 33 इसमें यह कहता है कि जो भी मजिस्ट्रेट है, स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स हैं, वो कॉग्निजेंस कैसे लेंगे? तो वो कॉग्निजेंस लेंगे कंप्लेंट पर और पुलिस रिपोर्ट पर। ओके, शोमोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, याद रखिएगा, या तो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेंगे या पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेंगे। ओके, सेक्शन 33 इसमें यह कहता है कि यदि किसी भी एडवोकेट को चाइल्ड से क्वेश्चन करना है, ठीक है, यदि किसी भी एडवोकेट को चाइल्ड से क्वेश्चन करना है तो वह अपने क्वेश्चंस कोर्ट ऑफ सेशन या जो स्पेशल कोर्ट है उसको लिख कर देगा और कोर्ट उस चाइल्ड से क्वेश्चन करेगा। डायरेक्ट एडवोकेट चाइल्ड से क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो एविडेंस ऑफ चाइल्ड है वो 30 दिनों के अंदर अंदर, कॉग्निजेंस लेने के 30 दिनों के अंदर अंदर नोट हो जाने चाहिए, रिकॉर्डेड हो जाने चाहिए। और जो ये ट्रायल है ये 1 वर्ष के अंदर अंदर यदि पॉसिबल हो। ओके, ये प्रोविजन याद रखिएगा कि कंपलसरी नहीं है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है कोर्ट के ऊपर कि वो 1 वर्ष के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेगा। यदि पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, तो 1 वर्ष के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाने चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 29 जो इस एक्ट को और ज्यादा खतरनाक बना देता है वो है कि जो प्रिजम्पशन है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप कह सकते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इस एक्ट में एक्यूज्ड के ऊपर है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि एक्यूज्ड ने वह ऑफेंस किया है। अब एक्यूज्ड ये प्रूफ करे कि उसने ये ऑफेंस नहीं किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 30 जो ये कहता है कि इस ऑफेंस में मेंटल स्टेट को माना जाएगा। मतलब यदि कोई भी एक्यूज्ड है जिसने ये ऑफेंस किया है तो ये माना जाएगा कि उस एक्यूज्ड के पास वह ऑफेंस करने का मेंसारिया था। अब ये प्रूफ किसको करना है? एक्यूज्ड को प्रूफ करना है कि उसके पास मेंसारिया नहीं था। ओके, इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, इन जजमेंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, एक पॉइंट है जो इसमें छूट गया है, आप लोग नोट कर लीजिए कि इसका सेक्शन 34 ये कहता है कि यदि कोई सिचुएशन ऐसी आती है जब कोर्ट को चाइल्ड की एज के बारे में डिटर्मिनेशन करनी हो तो कैसे एज को डिटरमाइन किया जाएगा कि चाइल्ड की क्या एज है। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आधार कार्ड से होगा या पैन कार्ड से होगा या इसी तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इनसे चाइल्ड की एज निकाली जाएगी? तो जी नहीं, कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिससे कोर्ट एज मानेगा। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल। सेकंड, हाई स्कूल सर्टिफिकेट। थर्ड वन इज सर्टिफिकेट ऑफ नगर पालिका और म्युनिसिपैलिटी।
फोर्थ वन इज मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। यदि ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं हो पाते हैं तो लास्ट ऑप्शन है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस चाइल्ड का। ओके, इन्हीं 4 रास्तों से एज निकाली जाएगी, इसके अलावा कोई भी और कार्ड नहीं माना जाएगा एज के रियलाइजेशन के लिए। ओके, तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। थैंक यू फॉर